सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हाय, लॉ इज ऑर्डर बट गुड लॉ इज गुड ऑर्डर। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का मतलब है, देखिए, जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ के साथ एक टर्म काफी ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, दैट इज इक्वालिटी। ठीक है, अब इक्वालिटी का मतलब क्या है? तो इक्वालिटी का मतलब हम ये समझते हैं कि इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वली एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज अपॉन दी ऑल, है ना। जो एक लॉ है वो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई हो रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी का मतलब होता है बेटा इक्वालिटी ऑफ लॉज इन दी इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज इन दी इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि अगर आपके और मेरे हालात सेम हैं तो हमारे लिए एक कानून, अगर किसी के लिए हालात कुछ अलग हैं तो उनके लिए अलग अलग कानून। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में कई बार किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड लॉज हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या हम उसको इक्वालिटी नहीं कहेंगे? बिल्कुल हम उसको इक्वालिटी कहेंगे, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अ गुड लॉ मे बी गुड फॉर वन बट नॉट फॉर ऑल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें यही समझाता है कि लॉ ऑर्डर जरूर लाता है, बट एक गुड लॉ गुड ऑर्डर को प्रमोट करता है, और ये स्टेटमेंट दिया था एरिस्टोटल ने। नाउ, hi everyone, this is your law faculty advocate Vivek Sharma and I am here with the concept talk। and concept talk एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं, उसमें मैं एक रैंडम टॉपिक उठाऊंगा और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक क्लैट, एलेट एंड मेनी मोर। ठीक है, सो द टॉपिक ऑफ द डे इज फ्रॉड, एंड फ्रॉड इज गिवन अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ सिविल लॉ। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि फ्रॉड क्या होता है, और ये जो टर्म है फ्रॉड, ये हमने आज से पहले भी कई बार सुना है, बट इन द सेंस ऑफ लॉ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड अंडर विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज गिवन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज जो डेफिनेशन है फ्रॉड की वो सेक्शन 17 में हमें देखने के लिए मिलती है, और फ्रॉड यहां पर बोलते हैं मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनका मतलब है कि नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो जो एक्टिविटीज हमें बताई गई हैं वो सब फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगी, उसकी कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कोनाइवेंस। क्या मतलब होता है कोनाइवेंस का? कोनाइवेंस का मतलब होता है मिली भगत में किसी काम को करना। ठीक है, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक पार्टी ऐसी हरकतें कर रही है, या वो सिर्फ अकेले नहीं है, वो मिली भगत में यानी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ये हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उस पार्टी ने फ्रॉड कमिट करने की कोशिश की है या फिर फ्रॉड कमिट किया है। ठीक, और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने के इंटेंशन से डिसीव अनदर पार्टी देयर टू और ऑफ हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में हो रहा है तो यहां पर मैं ये नीचे दी गई हरकतें या तो अकेले करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मैं किसी के साथ मिलकर ये सेम हरकतें करने की कोशिश कर रहा हूं आपको धोखा देने के इंटेंशन से, जिससे मैं आपको इंड्यूस कर सकूं। इंड्यूस का मतलब होता है दुष्प्रेरित करना। ठीक है, तो यहां मैं आपको इंड्यूस करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरी इन हरकतों के बाद। ठीक है, तो क्या है वो हरकतें? सबसे पहला, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, पहला स्टेटमेंट का मतलब यह है कि मैंने एक सजेशन दिया, ठीक है, एज अ फैक्ट, जो सच नहीं था, दैट विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, और जिसने दिया है, अगर मैं आपको सजेशन दे रहा हूं तो मैं खुद भी विश्वास नहीं करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। ठीक है, देखिए लिखा है बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी इनिशियल फेज से ही मैं जानता था कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है, यानी ये इंटेंशनली किया गया है। तो जब मैं इंटेंशनली गलत स्टेटमेंट दूंगा तो ऑब्वियसली ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखो यहां जो एग्जाम्पल मैं दूंगा वो एग्जाम्पल फ्रॉड का नहीं होगा, और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा जो फ्रॉड का होगा। ठीक है, तो यहां से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा दो चीजों में। देखो, मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मैंने अपनी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ये लिखा है कि मेरे पास ऑथराइजेशन है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि मैं कोल का यूज करके ट्राम्स को रन कर सकता हूं। ट्राम्स को रन करने का मतलब है, आपने देखा होगा ट्राम कार चलती है, ठीक है,
तो मैंने अपने प्रोस्पेक्टस में ये दिखाया हुआ है पूरी दुनिया को कि भाई मेरी कंपनी के पास ये पावर है, मेरी कंपनी के पास ऑथराइजेशन है कि मेरी जो कंपनी है वो कोल का इस्तेमाल करके ट्राम्स रन कर सकती है थ्रू आउट द सिटी। अब आपने इस चीज को देखकर मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बट यहां पर जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, हम ही को नहीं पता था कि हमारे पास जो ऑथराइजेशन जिसको हम सोच रहे हैं कि हमारे पास है वो एक्चुअली हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट हमें उसके लिए अभी भी कुछ क्लियरेंसेस लेने बाकी हैं, ठीक है। अब यहां पर बेटा जो मैंने आपको बोल दिया प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि भाई मेरी कंपनी के पास उस चीज का ऑथराइजेशन है, वो एक्चुअली है नहीं और मुझे पता भी नहीं था, ठीक है। तो अब जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने मेरे शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है, वो शायद मेरे ऊपर फ्रॉड का केस करेंगे। बट क्या ये फ्रॉड है? ये फ्रॉड नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर जो स्टेटमेंट मैंने प्रोस्पेक्टस में दिया वो इस बिलीफ पर दिया कि मेरे पास वो ऑथराइजेशन है, बट एक्चुअली था नहीं और उस चीज का मुझे भी नहीं पता था। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए लिखा है बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी सच का मुझे पता होना चाहिए था, मैं फिर भी अगर झूठ बोल रहा हूं तब ये फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। बट ये फ्रॉड नहीं है जो एग्जांपल मैंने आपको दिया। सेकंड एग्जांपल की तरफ मैं आऊं, अगर मान लीजिए आपको किसी इंडस्ट्री को खरीदना है, किसी कंपनी को खरीदना है, ठीक है, और ये चीज मुझे पता चल गई। अब मेरे पास एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को लेकर मैंने आपसे ये बोला कि ये इंडस्ट्री आप खरीद लीजिए, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि इसमें मंथली 5000 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं और ये मंथली 2000 यूनिट्स ऑफ बल्ब प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मैंने ऐसा आपको बताया कि भाई इतने बल्ब बनते हैं और इतने इसमें वर्कर्स हैं और ये काफी ज्यादा प्रॉफिट में है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि भाई ये इंडस्ट्री खरीदना आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। फैक्ट्स बताकर, क्या फैक्ट्स बताकर कि भाई उसमें इतने वर्कर्स हैं और उसमें इतना यूनिट्स ऑफ बल्ब प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। अब यहां पर अगर रियलिटी कुछ और है और उस रियलिटी के बारे में मैं जानता हूं कि भाई 2000 यूनिट्स ऑफ बल्ब प्रोड्यूस करने के लिए मैंने एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दे दिया है, बट रियलिटी ये है कि वहां पर हार्डली 500 यूनिट बनते हैं और ये चीज मुझे पता थी शुरू से। तो बेटा ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहां पर मैं खुद जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच नहीं है। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हो गई। दो टर्म्स हमारे सामने आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन और एक टर्म होता है हमारे सामने फ्रॉड, ठीक है। हमें कई बार ये लगता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एक ही चीज होती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन मैंने आपको ट्राम कंपनी वाला दिया था वो मिस रिप्रेजेंटेशन का था। मिस रिप्रेजेंटेशन इज अनइंटेंशनल। आप सामने वाले से जो बोल देते हो वो सच नहीं होता है, बट आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप गलत बोल रहे हो। सो दैट वाज अनइंटेंशनल, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां जब मैं फ्रॉड की बात करूंगा तो फ्रॉड इज इंटेंशनल, क्योंकि यहां मुझे खुद से सब कुछ पहले से पता था, ठीक है। नाउ if I'll come to the second statement says the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, ठीक है। अब देखो एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज छुपाई है, ठीक है, और छुपाने वाला खुद जानता है कि सच क्या है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कार है, ठीक है, अब उस कार की बॉडी पर रस्ट आया हुआ है, रस्ट मतलब जंग लगी हुई है। अब मुझे इस कार को बेचना है और इसको बेचते टाइम पर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये कार एकदम फिट है, इसकी बॉडी एकदम फिट है, और उस रस्ट को छुपाने के लिए मैंने उस पर पेंट किया था। तो यहां मैंने एक एक्ट करके कुछ चीजों को कंसील करने का ट्राई किया, कुछ चीजों को कंसील किया, ठीक। तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आप सच जानते थे और सच जानते हुए भी आप सामने वाले को गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देयरफॉर इट इज इंटेंशनल, नॉट unintentional. Okay, so it will come under the category of fraud. Now, point number 3, a promise made without any intention of performing it. कि कई बार आप सामने वाले से वादा कर देते हैं और वादा करते टाइम पर ही आप जानते हैं कि आप उस वादे को नहीं निभाने वाले हैं। जैसे कि हम बचपन में करते थे कि मम्मी खेलने जाने दो, 2 घंटा खेलूंगा उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊंगा। बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम कई बार जानते होते थे कि भाई
ये वादा तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमें बस खेलने जाने दिया जाए, ठीक है। तो इट वॉज अ जोक ऑल दो, क्योंकि हम बचपन में फ्रॉड नहीं कर रहे थे, हमें उतना हम सभी जानते हैं कि जो एक फ्रॉड जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्रॉड या फिर हम मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंटेंशन की प्रेजेंस दिख रही है, एंड इंटेंशन इज समवॉट मेलाफाइड, गलत इंटेंशन है, वो बच्चों के अंदर फॉर्म नहीं होती है। लॉ का भी ये प्रिजम्पशन है, बट मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता था कि इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको वो एक एग्जाम्पल दिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। इन 3 पॉइंट्स के अलावा कोई भी और काम जो आपने किया, ठीक है, और जो किया गया है क्योंकि आप सामने वाले को धोखा देना चाहते हो, तो वो काम भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। देखो, इंडिया में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही नहीं है जो फ्रॉड को डिफाइन कर रहा है, ऐसे बहुत सारे और भी लॉज हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉज है, टैक्सेशन लॉज है ना। भाई टैक्स की चोरी करना भी गलत होता है, या कई बार हम फेक कंपनी दिखा के अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो सब भी फ्रॉड में आता है। तो पॉइंट नंबर 5 आपसे यही बोल रहा है कि अगर कोई भी और लॉ है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जिस लॉ में किसी एक्टिविटी को फ्रॉड बताया गया है, तो वो यहां पर भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। Now the most important point is the explanation which is attached in section 17, and it says mere silence as to the facts likely to affect the willingness of the person mere silence as to the fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud, but unless the circumstances of the case are such that regard being head to them, it was the duty of the person keeping silence to speak, or his silence is equivalent to speech in itself। क्या मतलब है इस बात का? देखो, ये बोल रहा है mere silence का मतलब क्या हुआ? सिर्फ चुप रहना। सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी चीजों को लेकर चुप होते हैं जिन चीजों को अगर हम सामने वाले को बता देंगे तो उसकी विलिंगनेस अफेक्ट हो जाएगी, वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। बट अगर सर्कमस्टेंसेस यानी हालातों को देखते हुए, हालातों के मद्देनजर अगर हमारी ड्यूटी बनती थी कि हमें जो भी पता है वो हमें सामने वाले को बताना चाहिए था, तब ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे भाई। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक पेट्रोल पंप है या फिर आपका खुद का गोल्ड का बिजनेस है, ठीक। अब बेटा, चाहे मैं गोल्ड की बात कर लूं चाहे मैं पेट्रोल की बात कर लूं, दोनों के जो प्राइसेस होते हैं वो डायनामिक होते हैं, यानी फिक्स नहीं होते हैं ना, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो यहां पर मान लो आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन ये है कि कल पेट्रोल के प्राइस चेंज होने वाले हैं, ठीक है। कल पेट्रोल के प्राइस 90 रुपीज होने वाले हैं और आज आप कितने रुपए पे बेच रहे हो पेट्रोल को? 96.56, ऐसा समझ लो। तो यहां पर बेटा, आज जितने भी लोग आपके पेट्रोल पंप पर फिलिंग के लिए आएंगे, क्या आप उनको ये बताओगे कि कल आना, कल हमारे यहाँ पेट्रोल और ज्यादा सस्ता हो जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो एक रीजनेबल प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको सच पता था, फिर भी आपने नहीं बताया, तो क्या ये फ्रॉड है? नहीं, ये फ्रॉड नहीं है। ये आपने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप सामने वाले को बताओगे तो उसकी विलिंगनेस अफेक्ट हो जाएगी, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और ये फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। मगर अगर हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो आपकी ड्यूटी बनती थी, तो बेटा यहां आपको बोलना चाहिए, और अगर आप नहीं बोले तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपके चुप रहने को भी आपका बोलना समझा जाता है, तो वहां पर भी वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। अब देखो, फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक हॉर्स का ऑक्शन कर रहा हूं, है ना, घोड़े का ऑक्शन कर रहा हूं, नीलामी कर रहा हूं। अब मुझसे किसी ने पूछ लिया, भाई जो लोग बिडिंग के लिए आए थे, बिडिंग मतलब बोली लगाने के लिए आए थे, तो यहां मुझसे किसी ने पूछा कि अगर आप डिनाई नहीं करते हैं तो हम मान लेंगे कि ये हॉर्स जिसका आप ऑक्शन कर रहे हैं ये एकदम मेंटली और फिजिकली फिट है, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो बेटा अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो यानी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ना कि वो एकदम फिट है। अब जब उस घोड़े की नीलामी हो गई तो उसका जो बायर था, जब उस घोड़े के साथ राइड पर गया, तब उसको पता चला कि ये घोड़ा मेंटली फिट नहीं है, ठीक है। इसको इसको कुछ अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के, ठीक।
तो यहां पर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब उसने मुझसे पूछा था और मुझे सच का पता था, तो मुझे बोलना चाहिए था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि मेरी ड्यूटी बनती थी, बट मैं नहीं बोला। तो बेटा ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। यही आपको एक्सप्लेनेशन समझा रहा है। अब देखिए इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन में लिखा है ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच इज नोज टू बी अनसाउंड, ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा सामने वाले ने जब आपसे नहीं पूछा तो सरकमस्टांसेस के हिसाब से आपकी ड्यूटी अराइज नहीं हुई कि आपको बोलना चाहिए। तो जब आपकी ड्यूटी ही नहीं थी बोलने की, तो ये फ्रॉड नहीं समझा जाएगा। ठीक है। नाउ सेकंड, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, वो अभी अभी मेजर हुई है, वो माइनर नहीं रही। हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। भाई अगर आपकी बेटी उस हॉर्स को यूज करने जा रही है तो आपकी ड्यूटी बनती है ना, क्योंकि रिलेशन ऐसा है, फादर डॉटर का रिलेशन है, तब तो आप अपनी बेटी को बताएंगे ना कि भाई वो जो हॉर्स जिसके साथ आप राइड पर जाने की कोशिश कर रहे हो या राइड पर जाने वाले हो, वो यहां पर अनसाउंड है। इस चीज को आपको रिवील करना जरूरी है, क्योंकि यहां आपकी लीगल ड्यूटी बन रही है। तो यहां ये फ्रॉड हो सकता है। अब देखिए इलस्ट्रेशन सी की अगर मैं बात करूं तो देखिए लिखा है, बी ने बोला ए से कि इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। अगर आप मना नहीं करते हैं तो हम मान लेंगे कि ये घोड़ा फिट है। अब ए सेज नथिंग, ए ने कुछ नहीं कहा। हियर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। भाई अगर आप नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब यही है ना कि आप मान रहे हो कि आप जो घोड़ा सेल कर रहे हो वो घोड़ा फिट है। ठीक है। तो ऐसे ही और आगे कॉन्सेप्ट्स को मैं लेकर आता रहूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये जो कॉन्सेप्ट टॉक की सीरीज है ये अभी बहुत लंबा चलेगा। ठीक है। एंड दिस विल आई होप दिस विल मेक यू फील बेटर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। ठीक है। और आपकी एक अप्रोच काफी ज्यादा अप्रोच के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि कैसे हम लीगल लैंग्वेज से बेटर फेमिलियरिटी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही और टॉपिक्स मैं लेकर आऊंगा, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर कवरेज चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मुझे टैग करके लिख सकते हैं कि आपको किस चीज का कॉन्सेप्ट टॉक चाहिए। ठीक है। तो ऑन डिमांड में उसको भी लेकर आऊंगा। चलिए मैं मिलता रहूंगा। थैंक यू।